नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। सीएनबीसी आवाज की फाइनेंशियल लिटरेसी की मुहिम पहला कदम में आपका स्वागत है। पिछले कुछ एपिसोड से हम बात कर रहे हैं इक्विटी यानी शेयर बाजार में निवेश की, और पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी डीमैट अकाउंट के बारे में। उम्मीद है कि आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमें लिख सकते हैं सीएनबीसी आवाज के फेसबुक पेज पर या फिर हमारी वेबसाइट पहलाकदम.in पर जाकर आप SMS के जरिए भी अपना संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। आज के एपिसोड में भी हम इक्विटी निवेश से जुड़े एक नए टॉपिक पर बात करेंगे और हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पे मौजूद है सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, आज थोड़ा सा इस टॉपिक को, इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। चूंकि हम इक्विटी बाजार में निवेश करने की बात कर रहे हैं तो कई तरीके हैं जिसके जरिए आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो मूल रिक्वायरमेंट होती है और जो एक प्रोसीजर होता है वो है अकाउंट खुलवाने का। डीमैट अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है। हम इसके बारे में टच अपॉन करते आए हैं, लेकिन आज के इस शो में, आज की इस कड़ी में हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब यह कि शेयर बाजार में अगर आपको शेयर खरीदना है या बेचना है तो उसके लिए एक अकाउंट खुलवाने की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह से जैसे आपको बैंक अकाउंट में बैंक में जाकर बैंक में किसी तरह का आपको ट्रांजैक्शन करना है, चाहे पैसे जमा करवाने हैं, पैसे निकलवाने हैं, चेक जमा करवाना है, चेक किसी को देना है, तो आपको बैंक अकाउंट खुलवाना होता है। उसी तरह से ठीक शेयर बाजार में आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ता है किसी ब्रोकर के पास में। अब वो ब्रोकर आपकी पसंद का हो सकता है, हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली शेयर खरीदारी करने के लिए और शेयर बेचने के लिए एक मीडियम है, एक अकाउंट है जिसके जरिए आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। खोलते कैसे हैं ट्रेडिंग अकाउंट? सिंपल, बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे आप एक कोई बैंक या डीमैट अकाउंट खोलते हैं, जैसे हमने डीमैट अकाउंट की भी पहले बात की थी, लगभग वही प्रोसेस है, वही नो योर क्लाइंट फॉर्म, उसी तरह की डिटेल्स, वही फोटोग्राफ, वही प्रूफ, वो सब आप दे दीजिए। बैंक अपनी बैंक डिटेल्स दे दीजिए, ब्रोकर आपका डीमैट अकाउंट खोल देगा, ट्रेडिंग अकाउंट खोल देगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब किसी ब्रोकर के पास आप ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट, इन तीनों को आपस में लिंक भी किया जा सकता है ताकि एक साथ आपको ट्रांजैक्शन करने में सुविधा रहे। तो कुल मिलाकर ब्रोकर के पास खुलवाइए, फैसिलिटीज वही मिलेगी, फॉर्मेलिटीज सारी वही करनी पड़ेगी जो आपको डीमैट अकाउंट के लिए या बैंक अकाउंट के लिए करनी होती है। ओके, और डॉक्यूमेंट्स के तौर पे अगर मैं यहाँ पर समझना चाहूँ तो क्या डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, और जो बैंक अकाउंट के लिए जरूरी होते हैं वही आपको सबमिट? लगभग वही है कि आपको एक पैन कार्ड देना है, बाकी आपको आइडेंटिटी प्रूफ और जो रेजिडेंस प्रूफ जो देना होता है, लगभग वही डिटेल्स है। फर्क सिर्फ इतना है, एक बात जो जनरली लोग शायद ना समझ पाए वो कि ट्रेडिंग अकाउंट से हम ये समझते हैं कि हमें शेयर बाजार में ट्रेडिंग करनी है। कई लोग ये सोचते हैं कि हम तो शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने के लिए नहीं जाना चाहते हैं, हम तो निवेश करना चाहते हैं। तो आप ट्रेडिंग करें या निवेश करें, अकाउंट का नाम ट्रेडिंग अकाउंट ही रहता है। यानी कि खुलेगा ट्रेडिंग अकाउंट ही, आप ये नहीं कह सकते मुझे इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुलाना है। जो बोलचाल की भाषा में जो अकाउंट खुलता है उसे ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। अब जरूरी नहीं कि ट्रेडिंग अकाउंट खोल रहे इसका मतलब आप ट्रेडिंग ही कर रहे हैं। आप लंबे समय के लिए शेयर खरीद के साल 2 साल के लिए, 5 साल के लिए भी रखें तब भी खुलेगा ट्रेडिंग अकाउंट ही, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट उस लिहाज से आपके लिए चाहे वो निवेश हो या ट्रेडिंग का मामला हो, पहली शुरुआत है। लेकिन यहाँ पे खरीद कैसे होगी मेरे शेयर्स की? अगर समझना हो मुझे तो मेरा एक सेविंग्स अकाउंट है, एक ट्रेडिंग अकाउंट है और एक डीमैट अकाउंट है, एक बैंक के पास, एक ब्रोकर के पास। तो ऐसे में जो मुझे शेयर खरीदने हैं, क्या वो मैं डीमैट के जरिए खरीद कर फिर ट्रेडिंग में उसको रखूंगी या ट्रेडिंग में खरीद कर उसको डीमैट में रखूंगी? किस तरह से? और खरीदने के बाद अगर मुझे शेयर जो बेचने होंगे तो वो पैसे कहाँ पर आएंगे? देखिए, पहले बात करें शेयर खरीदने की, ठीक है। शेयर खरीदने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? आपके पास पैसे होने चाहिए, राइट? बिना पैसे आप नहीं खरीद सकते। तो अगर आपके पास फंड्स हैं और वो फंड्स या तो आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर दें अपने ट्रेडिंग अकाउंट के साथ, या फिर आप अपने ब्रोकर को पहले फंड्स ट्रांसफर कर दें। या जैसे आप खरीदें, अगर आपका ब्रोकर माने और वो लिमिट दे तो आप पहले शेयर खरीद लें, नेक्स्ट डे या सेम डे पैसे दे दें। तो अल्टीमेटली आपके पास पैसे रेडी होने चाहिए शेयर खरीदने के पहले। जैसे ही आपके पास पैसे हैं, आपने अपने ब्रोकर को कहा, ब्रोकर ने आपके लिए ट्रांजैक्शन किया। आप ये कहें कि मुझे 100 शेयर HDFC के या HDFC बैंक के खरीदने हैं, 10 शेयर खरीदने हैं, 5 शेयर, जो भी जिस प्राइस पर खरीदने हैं आप उन्हें कहेंगे, वो आपको खरीद लेंगे। जितना पैसा बनेगा वो पैसा आपको उन्हें देना है। आप पैसा ट्रांसफर करेंगे ब्रोकर को, और जब सेटलमेंट हो जाता है पूरे ट्रांजैक्शन का, वो शेयर आते हैं उसके बदले में। जब शेयर आते हैं तो ब्रोकर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर कर देता है। तो जब आप शेयर खरीदते हैं, पैसा देते हैं, शेयर लेते हैं, पैसा देते हैं अपने बैंक अकाउंट से, शेयर आता है आपके डीमैट अकाउंट में। अब जब आप बेच रहे हैं तो बिल्कुल उल्टा, जैसा मैंने कहा ना कि जब आप शेयर खरीदे तो पैसा आपके बैंक में होना जरूरी है, आपकी जेब में होना जरूरी है। ठीक उसी तरह कविता,
जब आप शेयर बेच रहे हैं तो आपके पास वो शेयर होना जरूरी है। अगर आपके पास शेयर नहीं है तो आप बेच नहीं सकते। तो पहले शेयर होना जरूरी है बेचने के लिए। या तो आपने खरीदा हो या आपको कहीं मिला हो, कोई ईसॉप्स में या अलग अलग एम्प्लॉइज को अलग अलग तरीके से भी शेयर आ सकते हैं, तो आने के कई रास्ते हैं। लेकिन बेचने के लिए आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होना जरूरी है। अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर है, आप अपने ब्रोकर को कहेंगे मेरे पास ये शेयर है, मैं बेचना चाहता हूँ, इस प्राइस पर बेचना चाहता हूँ, आप शेयर ट्रांसफर कर दीजिए ब्रोकर के अकाउंट में। ब्रोकर आपको शेयर बेच देगा, शेयर बिकेगा। उस ट्रेड का जब भी सेटलमेंट होगा 2 दिन बाद ब्रोकर आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगा। ये पूरी प्रोसेस खत्म हो गई खरीदने और बेचने की। राइट। लेकिन ऐसे में मुझे ये समझाइए कि केवल शेयरों के लिए मुझे ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा कि अगर मैं कमोडिटी में ट्रेड करना चाहती हूँ या अगर मैं इक्विटी बाजार में म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करना चाहती हूँ तो उसके लिए भी क्या ट्रेडिंग अकाउंट जरूरी है? म्यूचुअल फंड के लिए नहीं। हाँ, वो एक बात जरूरी है कि जो म्यूचुअल फंड्स आपको एक्सचेंज पर लिस्टेड है, जिसे हम ETF कहते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो हमारे कई दर्शक जिन्होंने अगर पहला कदम के पुराने एपिसोड्स देखे होंगे जब हमने ETF समझाए थे, तो एक ETFs जरूर आप ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए खरीद सकते हैं। बेसिकली आप एक बात समझिए, जो कोई भी ट्रेड्स एक्सचेंज पे हो सकते हैं वो आप ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट में आपको 4 फैसिलिटी मिलती है, 4 मार्केट में ट्रेड करने की फैसिलिटी मिलती है। ज्यादा करके हम इस वक्त इक्विटी मार्केट की बात कर रहे हैं, तो इक्विटी मार्केट यानी कि शेयर खरीदने बेचने के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत है। लेकिन इसके साथ साथ आप कमोडिटीज में अगर ट्रेड करते हैं तो एक ही ट्रेडिंग अकाउंट से कमोडिटीज मार्केट में भी ट्रेड किया जा सकता है। वो लिंक हो जाते हैं। हालांकि एक्सचेंजेस अलग होंगे। अब एक्सचेंज क्या है ये हम थोड़ी देर में आगे आपको समझाएंगे, लेकिन कमोडिटीज आप ट्रेड कर सकते हैं। वायदा कारोबार जिसे FNO, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बोलते हैं, वो एक अलग सेगमेंट है, वहां ट्रेड कर सकते हैं। और करेंसी मार्केट, ये 4 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आप एक ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि पहले तो शेयर्स, दूसरा वायदा कारोबार या फ्यूचर्स और ऑप्शंस में आप ट्रेड करते हैं, तीसरा कमोडिटीज जहां अलग अलग तरह की 50 कमोडिटीज है, एग्री, नॉन एग्री और तमाम तरह की गोल्ड सिल्वर वगैरह, और चौथा करेंसी मार्केट डॉलर और रुपये वाला। तो ये 4 ट्रेड करना आपके लिए पॉसिबल है और वो चारों एक ही ट्रेडिंग अकाउंट से भी हो सकता है। अब वो आपको देखना ही होगा कि आपका ब्रोकर ये चारों को एक साथ करने की फैसिलिटी देता है या ये चारों में से कुछ ही की देता है। मुझे ये समझना है आपसे कि अब इसको खोलने के लिए किस तरह की फीस देनी होगी। चूंकि ये मेरे सेविंग्स अकाउंट से लिंक्ड होगा तो क्या ब्रोकर के लिए अलग कोई चार्जेस मुझे देने होंगे इस अकाउंट को ऑपरेट कराने के लिए? बिल्कुल देने होंगे। कुछ चीजें जो आपको ट्रेडिंग अकाउंट खोलते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो साफ साफ जो भी टर्म्स कंडीशन है वो पढ़ ले। जनरली होता है क्या कि ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्म होता है ना कविता, इतना बड़ा होता है, 40-50 पेज का, आप साइन करते करते थक जाएंगे, आप देखेंगे भी नहीं। अच्छा, और आपको ब्रोकर का रिलेशनशिप मैनेजर आकर बोलेगा सर हर पेज के नीचे साइन कर दीजिए या साइड में साइन कर दीजिए या जो खाली जगह वहां साइन कर दीजिए। आप कर देते हैं, पढ़ने की जहमत नहीं उठाते कि 40-50 पेज कौन पढ़ेगा। और मुझे ये समझ में भी नहीं आता कि सारे एग्रीमेंट में हर जगह साइन करने की जरूरत भी क्यों होती है। बट देखिए आइडियली तो यही कि पढ़ना चाहिए, और खास तौर से जहां ब्लैंक्स हैं, ब्लैंक कोई चीज रखी है तो ये ध्यान में रखिए कि कुछ सोच समझ के रखी हुई है, वहां पर कुछ न कुछ लिखा जाएगा। तो वो ब्लैंक जगह जो है, से सपोज कि एक ब्रोकर ये कहता है कि अगर आपने समय से पैसा नहीं दिया तो मैं आप पर ब्याज लगाऊंगा। अब वो ब्याज की दर कहाँ कितनी होगी, वहां एक जगह परसेंटेज लिख के छोड़ दी। अब वो 6% होगा, 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा या 48 होगा, आपने तो साइन कर दिया। जब ब्रोकर के मन में आया वो 48% लिख दे या 24 लिख दे या 36 लिख दे, फिर आप बोलेगा अरे इतना ब्याज कैसे। इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप फॉर्म भरें, अकाउंट खुलवाएं तो सारे ब्लैंक्स कुछ न छोड़ें, भर दें। तो पहले तो टर्म्स कंडीशन आप जब अकाउंट खुलवा रहे हैं वो ध्यान में रखें, पहली बात। दूसरी बात, किस तरह के खर्चे आपको देने होंगे या किस तरह की ब्रोकरेज आपको देनी होगी। कोई हिडन चार्जेस भी होते हैं इसमें? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हालांकि ट्रेडिंग अकाउंट में कम होते हैं, डीमेट अकाउंट में ज्यादा होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में वो इसलिए कम होते हैं कि जनरली आप ट्रेड करेंगे तो ब्रोकर की ब्रोकरेज बनेगी, है ना। तो लेकिन वो भी आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे कितनी ब्रोकरेज देनी है। मैं डे ट्रेड करूंगा तो कितनी देनी है, डिलीवरी ट्रेड्स करूंगा तो कितनी देनी है। तो ये सारी बातचीत आपको ब्रोकर के साथ क्लियर होनी चाहिए। तीसरी बात, जब आप ब्रोकरेज दे रहे हैं, कुछ चार्जेस दे रहे हैं, तो बदले में आप कुछ तो चाहेंगे ना, मुझे क्या मिल रहा है, क्या फैसिलिटीज, क्या सुविधाएं ब्रोकर आपको देगा अकाउंट खुलवाने पर, वो भी बात साफ साफ कर लीजिए। अमूमन किस किस तरह की फैसिलिटीज हमें मांगनी चाहिए? जनरली क्या होता है कि जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, सपोज सुबह लिया शाम तक बेच दिया दिन के दौरान, तो उसमें होता है क्या कि आपका सेटलमेंट खाली प्रॉफिट या लॉस का होता है। अब
ऐसे में होता है क्या कि जनरली ट्रेडर्स ये चाहते हैं कि हमें थोड़ी लिमिट ज्यादा मिले, ठीक है। वो इसलिए कि आपको पता है आपको 100% तो प्रॉफिट या लॉस करना नहीं है, जितना आपके पास पैसा है। तो आप 20%, 25% या 30% पैसा दें और 100% तक की पोजीशन ले लें, मार्जिन जिसे कहते हैं। ये एक फैसिलिटी है। कई सारे ब्रोकर्स मार्जिन की फैसिलिटी देते हैं कि आप कम पैसा दें, ज्यादा लिमिट ले लें इंट्राडे के दौरान, है ना। तो वो चीजें आपको समझनी होगी। कई ब्रोकर्स कहते हैं कि मार्जिन में आप शेयर दे दें, कुछ ब्रोकर्स कहेंगे नहीं मार्जिन में हमें कैश ही चाहिए, मार्जिन में ये पर्टिकुलर शेयर ही चलेंगे। ये सारी जो फैसिलिटीज है ये आपको ब्रोकर से पहले समझकर बात करनी होगी अगर आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है जिस पर नजर आनी चाहिए कि आपको कितना मार्जिन देना है, उस मार्जिन के सामने कितना गुना आप पोजीशन ले सकते हैं। कुछ ब्रोकर ऐसे हैं कि जो आप जितना मार्जिन दे रहे हैं उससे 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना तक भी इंटरडे ट्रेड करने देते हैं। और कुछ ब्रोकर्स कहेंगे नहीं जितना पैसा आप रखोगे उससे 1 पैसे का ज्यादा का शेयर मैं आपको लेने दूंगा नहीं। तो आपका ब्रोकर आपको क्या फैसिलिटीज दे रहा है, आपको क्या चाहिए, वो बहुत साफ साफ बात कर ले। एब्सोल्युटली। वैसे ब्रोकर का चयन करते वक्त भी किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अगर थोड़ा और फोकस करें ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट पर, अगर हमें अकाउंट एक जगह से बंद करवा के दूसरी जगह खुलवाना है तो इसके लिए कोई लीगल प्रोसेस होगा या किसी भी तरह की पेचीदा फॉर्मेलिटीज? ना, बिल्कुल नहीं, सिंपल है, बिल्कुल ठीक उस तरह से कि अगर आपके अकाउंट HDFC बैंक में आपको बंद करके ICICI बैंक में जाना है या किसी भी 2 बैंक के बीच में आपको जाना है, कोई बैंक ये नहीं कहेगा आप मेरे यहाँ बंद करके दूसरी जगह क्यों जा रहे हो, सिंपल उतना ही। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ट्रेडिंग अकाउंट अलग अलग तरह के होते हैं। आपको अपने नेचर, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना जरूरी है। खासतौर से 2 तरह का। पहला बताऊं, ऑफलाइन ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है। ऑफलाइन ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लीजिए कि ट्रेड तो सारे ऑनलाइन होते हैं स्क्रीन पर, ठीक है ना, कंप्यूटराइज्ड है। अब आपके पास तरीका ये कि आप या तो अपने ब्रोकर को फोन करें, ब्रोकर को कहें मैं अनिल सिंह भी बोल रहा हूं, मेरा ये ट्रेड कर दीजिए। ब्रोकर के यहाँ जो भी डीलर होगा, रिलेशनशिप मैनेजर होगा, वो आपसे बात करेगा खुद या फिर अपने डीलर को बोलेगा ये ट्रेड कर लीजिए, आपका ट्रेड हो गया। दूसरा तरीका ये कि आप अपने सामने ही देखना चाहते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बात करना चाहते हैं। कई लोग वो प्रिफर भी करते हैं, जो पुराने जमाने की तरीके से ट्रेड करते हैं, वो ब्रोकर के ऑफिस चले जाते हैं, वहां देखते हैं क्या माहौल है, लोग क्या सोच रहे हैं बाजार के बारे में, फिर मूड बनाते हैं, फिर ट्रेड करते हैं। दूसरा तरीका है कि आप साक्षात चले जाएं, पर्सनली प्रेजेंट हो, अपना सौदा एग्जीक्यूट करें, ये काम हो गया। तो ये 2 तरीके हैं ट्रेड करने के। ये है ऑफलाइन ट्रेड। अब ऑनलाइन ट्रेड क्या है? अगर ये ऑफलाइन है तो ऑनलाइन ट्रेड ये है कि जहां कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक काम है। आप अपनी डेस्क पे बैठी हैं ऐसे ही, एक लैपटॉप खोल लीजिए, जिस ब्रोकर के आपने अकाउंट खुलवाया उसकी वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, और वेबसाइट पर जाकर आपको जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट करना है आप कर दीजिए। बस आपके बैंक में पैसा होना चाहिए या बेचनी तो आपके अकाउंट में शेयर होने चाहिए, आप खुद कर सकते हैं, किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं। तो ऐसे मतलब मैं ब्रोकर की कोई सर्विस नहीं ले रही हूँ, मैं खुद ही एग्जीक्यूट प्लेटफॉर्म यूज कर रही है, सर्विस नहीं ले रही। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, आजकल कई सारे ब्रोकर्स तो मोबाइल ऐप बना चुके हैं। आपके पास स्मार्टफोन है, ऐप डाउनलोड करें, वहीं से खटकर सब ट्रेड हो गया। और कई ब्रोकर्स ये कि मोबाइल पर भी ट्रेड करने की फैसिलिटी दे रहे हैं। तो ये तरीके हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब आपको क्या सूट करता है वो अलग बात है। कुछ लोगों का कैसी हैबिट है कि यार मैं जब तक किसी से बात नहीं करूंगा मुझे मजा ही नहीं आता ट्रेड करने में। दूसरे लोगों से बात करो, ब्रोकर से पूछूंगा, डीलर से पूछूंगा, एक वो तरीका है। दूसरे है कि यार इसमें कौन टाइम वेस्ट करेगा, मैंने मन बना लिया कि मुझे आज इन्फोसिस खरीदना है, बस खटखट खोला काम हो गया। तो दोनों तरीके हैं, आपको जो पसंद हो वैसा कर सकते हैं। बिल्कुल। और CNBC आवाज भी लगातार आपको राय देता रहता है कि आपको किस तरह की खरीद करनी चाहिए शेयर बाजार में। लेकिन फिलहाल इक्विटी बाजार को लेकर और भी कई बारीकियां हैं जो हमें समझनी है अनिल सिंघवी से। लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो पहला कदम में हम आपको बता रहे हैं कि इक्विटी बाजार में आप कैसे निवेश कर सकते हैं। तो अनिल जी, हमने समझा कि ट्रेडिंग अकाउंट क्यों जरूरी होता है, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट करने के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, जो जरिए हैं, जो एंटिटीज हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में समझ आएंगे। ये प्लेटफॉर्म्स पे हम जाके इक्विटी बाजार में ट्रेडिंग करते हैं। अगर डेफिनेशन वाइज में जाना चाहूं तो क्या मतलब होता है स्टॉक एक्सचेंज का? स्टॉक एक्सचेंज का मतलब सिंपल है, स्टॉक और एक्सचेंज इन दोनों को अलग अलग कर लीजिए। स्टॉक मतलब शेयर, राइट, एक्सचेंज मतलब लेना या देना। ओके। तो शेयर लेने और देने की जगह है स्टॉक एक्सचेंज,
ठीक है। अब जगह का मतलब ऐसा नहीं कोई एक बिल्डिंग है वहां जाकर आपने शेयर ले लिया या दे दिया, और अगर आप वैसा समझती भी है तो गलत नहीं है, राइट। क्योंकि 94 के पहले तक ऐसा ही था कि BSE था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो दलाल स्ट्रीट, हम कई बार नाम बोलते हैं दलाल स्ट्रीट में ये हो गया। तो BSE की बिल्डिंग थी, BSE की बिल्डिंग में एक बड़ा सा एक हॉल है, वहां पर ट्रेडिंग होती थी। सारे ब्रोकर्स जाते थे, आपस में बातचीत करते थे। कविता जी को कोई 1000, 2000, 5000, 10,000 लाख शेयर खरीदने, आप ढूंढेंगे कौन सेलर है, वहां पर आपस में डील करेंगे, और वो सौदा स्टॉक एक्सचेंज को यानी कि BSE को रिपोर्ट किया जाता था। और इस सिस्टम को कहते थे आउटक्राई सिस्टम, चिल्लाकर आपस में ट्रेड करने वाली बात। अच्छा, मजे की बात बताऊं आपको कि अब तो हिंदुस्तान में ये सिस्टम रहा नहीं, सारे के सारे एक्सचेंजेस इलेक्ट्रॉनिक हो चुके हैं, पूरी की पूरी तरह से कंप्यूटराइज हो चुके हैं। वर्ल्ड में अभी भी कई सारे एक्सचेंज ऐसे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में, अमेरिका जैसे देशों में भी, या अभी भी आउट क्राई सिस्टम यानी कि आपस में बातचीत करके ट्रेड करने का, स्टॉक एक्सचेंज के फ्लोर पर ट्रेड करने का सिस्टम है। वो पुराना सिस्टम है, लोगों को पसंद है, अभी भी करते हैं। तो हम आगे बढ़ चुके हैं, ऑनलाइन सिस्टम है। अब बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज करता क्या है? दो चीजें। पहला तो स्टॉक एक्सचेंज का काम यह कि जिन कंपनियों को पैसा रेज करना है वो आए, IPO लाए, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हों और अपने शेयरों में ट्रेडिंग शुरू करें। दूसरी तरफ जिन लोगों को अच्छी कंपनियों में पैसा लगाना है उनके लिए प्लेटफॉर्म है, ये कंपनी आपके सामने आकर लिस्ट हो रही है, आप पैसा लगाइए, इनके शेयरों में ट्रेडिंग कीजिए। तो एक तरफ जिन्हें पैसे की जरूरत है कारोबार चलाने के लिए, दूसरी तरफ जिनके पास पैसा है निवेश करना चाहते हैं, तो उनका मिलन करवाने का काम स्टॉक एक्सचेंज करता है। ये तो उनका काम ऑब्जेक्टिव हो गया। लेकिन करते कैसे हैं? उनके लिए ब्रोकर्स, जिनकी हम बात कर रहे थे, स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे होता ही है, जो भी लोग शेयर खरीदना और बेचना चाहते हैं स्टॉक एक्सचेंज उनका मिलन करवाता है अपने प्लेटफॉर्म पर। तो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज का ऑब्जेक्टिव पैसा जुटाना, निवेश करवाना है, लेकिन काम जो है वो शेयरों की खरीदारी और बिकवाली करवाना है। तो जिस किसी को भी शेयर खरीदने हैं, जिस किसी को भी शेयर बेचने हैं, स्टॉक एक्सचेंज के जरिए कर सकते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज अपने मेंबर्स बना के रखते हैं, लोगों को उन मेंबर्स के थ्रू जाकर ये ट्रेड करने होते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू रियलाइजेशन होती है वो कैसे होती है? जो हम उतार चढ़ाव की बात करते रहते हैं बाजार में कि ये स्टॉक का प्राइस इतना है और अब इतना हो गया है, ये सब कैसे इवॉल्व होता है? ये तो मैं सीख रहा हूँ, 93 से मैं स्टॉक एक्सचेंज ट्रैक कर रहा हूँ। किस शेयर का भाव, किस इंडेक्स का भाव कब क्या होगा, यही मास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा सवाल है जिसका शायद जवाब बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, अल्टीमेटली हर वक्त एक चीज साफ है कि किसी भी शेयर पर एक ही वक्त पर दो अलग अलग व्यू है। तभी ट्रेड हो रहा है। सपोज आप खरीदना चाहती है, मैं बेचना चाहता हूँ। आप खरीदना क्यों चाहती है? क्योंकि आपको शेयर अच्छा लग रहा है। मैं बेचना क्यों चाहता हूँ? मुझे किसी भी वजह से बेचना, पैसे की जरूरत है या खराब लग रहा है। अल्टीमेटली दो अलग व्यू है, तभी तो ट्रेड हो रहा है। अगर सब लोग खरीदने की कोशिश करें तो ऊपर का सर्किट, सब बेचना चाहें तो नीचे का सर्किट। तो इसलिए किसी शेयर की क्या सही वैल्यू है, क्या फेयर वैल्यू है, ये डिपेंड करता अलग अलग तरह के लोगों पर, इन्वेस्टर्स पर, ट्रेडर्स पर। तो मेरे लिए कोई शेयर बहुत सस्ता हो सकता है, आपके लिए बहुत महंगा हो सकता है। इसलिए इसका जवाब मैं यहाँ स्किप कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली वैल्यू कैसे डिराइव होती है, ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। लेकिन हाँ, एक चीज क्लियर है कि स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे आपको जो ठीक लगता है, किसी शेयर का ये भाव मुझे ठीक लगता है, मैं खरीदना चाहता हूँ, आप खरीद लीजिए। मुझे लगता है महंगा लगता है, मुझे पैसे की जरूरत है, मैं बेचना चाहता हूँ, बेच दीजिए। सिंपल। एक और टर्म हम जो समझते हैं या सुनते हैं वो है क्लियरिंग हाउस। इसका मतलब क्या होता है? अच्छा देखिए, जैसे बैंक्स में हमने बात की, क्या होता है, पैसे आते जाते हैं, चेक्स आते जाते हैं। डीमेट अकाउंट में हमने बात की, शेयर आते जाते हैं। ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या है? ट्रेड्स करवाना, किसी का बिकवाना, किसी का खरीदवाना। आपको आप रिकलेक्ट कीजिए, मैंने क्या कहा कि जब आप स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीदते हैं तो आपको पैसा देना होता है। शेयर बेचते हैं तो आपको शेयर देने होते हैं। जब आप पैसा दे रहे हैं तो आपको शेयर मिलेगा, शेयर बेच रहे तो आपको पैसा मिलेगा। अब स्टॉक एक्सचेंज ने तो आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दे दिया कि आपको जो ट्रेड करना कर लीजिए। लेकिन अब आप बेच रही हैं, मैं खरीद रहा हूं, ये हम दोनों को नहीं पता। क्योंकि हम ऐसा तो है नहीं कि एक रूम में बैठकर ट्रेड कर रहे हैं। पहले वाला मामला तो रहा नहीं, सब कुछ कंप्यूटराइज है, आइडेंटिटी पता नहीं चलती। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, किसने शेयर बेचा
वो खरीदने वाले को पता नहीं, जिसने खरीदा बेचने वाले को पता नहीं। तो अब इन सबका सेटलमेंट कैसे होगा? जब मैंने शेयर खरीदा है, मुझे पैसा देना तो मैं किसको दूं, और आपने बेचा तो आपके पास पैसा कैसे आए, इसके लिए क्लियरिंग हाउस बीच में आता है। जैसा नाम है ना कि क्लियरिंग, आपने सुना है ना बैंक्स में भी क्लियरिंग हाउस होता है, आरबीआई का क्लियरिंग हाउस। तो आरबीआई का काम बैंक्स को रेगुलेट करना है, लेकिन बैंकों के सारे शेयर, यूको बैंक में किसी इंडियन ओवरसीज बैंक का चेक आया तो क्लियरिंग हाउस के जरिए ये सारे सेटलमेंट होते हैं, सारे सौदे सेटल होते हैं। ठीक उसी तरह से एक्सचेंज के भी जो क्लियरिंग हाउस है वो ये काम करते हैं कि जब आपने एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर लिया, सौदा कर लिया, अब आपको उस सौदे के पैसे देने हैं, शेयर आने, इन सबका हिसाब किताब क्लियरिंग हाउस रखता है। एक आम निवेशक के लिए, एक छोटे ट्रेडर के लिए बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं कि कौन क्लियरिंग हाउस है, कैसे हो रहा है। ये एक प्रोसेस का पार्ट है, लेकिन आपको समझना जरूरी है, इसलिए हम बता रहे हैं। बट अदरवाइज एक्सचेंज अपने क्लियरिंग हाउस रखते हैं, बहुत ऑटोमेटेड प्रोसेस है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से शांति से सब काम होता है, हमें पता भी नहीं चलता। ओके, अब अगले पड़ाव पे आते हैं और वो है आपका ब्रोकर। इक्विटी में आपको ट्रेड करना है तो आपको एक सलाह की जरूरत होती है और अमूमन लोग ब्रोकर्स पे डिपेंड करते हैं, और इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब विस्तार से समझते हैं कि ब्रोकर का चयन कैसे किया जाए, क्या क्वालिटीज आपको देखनी चाहिए ब्रोकर डिसाइड करने से पहले। पहले बात तो ये बताऊं कि ब्रोकर करता क्या है। एब्सोल्युटली, आपको कोई भी शेयर खरीदना है, बेचना है, आप कहेंगे कि मैंने तो एक्सचेंज पसंद कर लिया, और 2 एक्सचेंज है, 2 नहीं 3, एनएससी है, बीएससी है, और पहले तो बहुत सारे रीजनल स्टॉक एक्सचेंज भी हुआ करते थे, अब बंद हो गए। लेकिन अब एमसीएक्स, एसएक्स एक और इक्विटी का एक्सचेंज है, कम पॉपुलर है, लेकिन 3 एक्सचेंज है। जनरली लोग एनएससी या बीएससी पर ट्रेड करना पसंद करते हैं। दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो सिर्फ एनएससी पर लिस्टेड होते हैं, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो सिर्फ बीएससी पर लिस्टेड होते हैं, और दोनों एक्सचेंज का अपना अपना सिस्टम है। ब्रॉडली सिस्टम सबके समान है, कोई खास फर्क नहीं। तो ऐसे में जब आप एक्सचेंज पर ट्रेड करना चाहते हैं तो एक्सचेंज ये नहीं कहता ये कविता जी आइए डायरेक्टली आप शेयर खरीद लीजिए। ओके, आपको वो शेयर खरीदने या बेचने के लिए एक इंटरमीडिएटरी की जरूरत होती है, जिसे कहते हैं ब्रोकर। ठीक है, ब्रोकर ठीक वैसे ही जैसा रियल लाइफ में हम ब्रोकर देखते हैं ना, कि आपने रियल एस्टेट खरीदी हुई, आपको कोई फ्लैट खरीदना बेचना है, किराए पे लगाना है ना, आप ब्रोकर की मदद लेते हैं, कई सारे काम ऐसे होते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी ब्रोकर की मदद है। ब्रोकर क्या करेगा, आपसे कुछ चार्जेस लेगा, ब्रोकरेज वगैरह जो भी उनकी फीस होगी, और वो आपको ट्रेड करने में मदद करेगा। वो एक्सचेंज के मेंबर होते हैं, एक्सचेंज अपने मेंबर बनाता है, उनको रजिस्टर करता है, एनएससी और बीएससी। तो अगर आप उसके मेंबर हैं, आप उस ब्रोकर के थ्रू अपने एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हैं। ये ब्रोकर का काम है। तो ब्रोकर आपके और एक्सचेंज के बीच की कड़ी है, सिंपल। अब जो दूसरी बात आपने पूछी कि इनका चयन कैसे किया जाए, एक अच्छा ब्रोकर कैसे देखा जाए, बड़ा मुश्किल सवाल है। लेकिन हाँ, अब यही सवाल 15 साल पहले बहुत मुश्किल था, क्योंकि तब ब्रोकर के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता था। क्योंकि तब क्लियरिंग हाउस नहीं होते थे, एक्सचेंजेस इतने मजबूत नहीं थे, और एक ट्रेड गारंटी फंड करके एक फंड होता है, जिसमें आजकल एक्सचेंज ये कहते हैं कि आपने सामने किसी से भी ट्रेड किया हो, समझिए आपने शेयर खरीदा, ठीक है, तो गारंटी है कि आपको शेयर मिलेगा। आपने शेयर बेचा तो गारंटी कि आपको पैसा मिलेगा। ये ट्रेड गारंटी फंड से गारंटी होती है। ये अब होने लगा है, पहले नहीं होता था। इसलिए अब ब्रोकर की रिलेवेंस बहुत ज्यादा नहीं है कि आप, फिर भी कुछ चीजें ऐसी है जो ध्यान में रखना जरूरी है जब आप एक ब्रोकर को पसंद करते हैं। सबसे पहली बात तो वो कहते हैं ना कि कई बार अपन कहते हैं कि मेरा ब्रोकर बहुत मजबूत है, बहुत बढ़िया डील करवाई उसने, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि बायर और सेलर दोनों ही खुश है ब्रोकर से कि मेरे को अच्छी प्राइस मिली, मेरे को अच्छी प्राइस मिली, राइट। यही ब्रोकर की उस तरह के एड्स भी हम देखते हैं जो टीवी पर आते हैं ब्रोकरेज हाउसेस के, जो इस साल में इतना घाटा हुआ था लेकिन देखिए हमारे क्लाइंट्स को इतना मुनाफा हो रहा है, तो लोगों को लगता है कि अरे ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये नस जानता है बाजार में जो ब्रोकर है। लेकिन इसका मतलब क्या है? देखिए, एक आम इन्वेस्टर के लिए, आम ट्रेडर के लिए ब्रोकर के बारे में बहुत सारी जानकारी जुटा पाना मुश्किल काम है। बिल्कुल। लेकिन जो सबसे ज्यादा और सबसे आसान चीजें वो हम बता दें। पहली बात तो रेपुटेशन, ब्रोकर की रेपुटेशन कैसी, इज्जत कैसी है, नाम कैसा है, वो पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। खासतौर से आजकल सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है,
इंटरनेट है, हर जगह आप थोड़ा सा भी जाके देखेंगे तो पता चल जाएगा कि इस ब्रोकर की रेपुटेशन कैसी है। दूसरा हम जो देखा जाता है वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हाँ वो पता लगाना थोड़ा मुश्किल काम है, और एक छोटे इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ ये जरूर है कि उसके लिए अपने पैसे की अपनी अहमियत है, लेकिन फिर भी आप ये ठीक ठीक अंदाजा लगा भी नहीं पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा ये कि आप उस ब्रोकर की साइज देख लें। साइज से मतलब है उसकी क्लाइंट लिस्ट हाँ, देख लें। कितना बड़ा फैला हुआ है काम उसका, देश भर में है, छोटा काम है, उस तरह की बातें जो बेसिक आपको पता चल जाती है। आप ब्रोकर की साइट पर भी जाके देखेंगे ना तो आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि कितना कारोबार है, किस साइज का है। ये दूसरी चीज है। ये दो चीजें पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन जो चीजें आप आसानी से पता लगा सकते हैं, जिसके बेसिस पर आपको ब्रोकर पर नजर रखनी चाहिए, पसंद करना चाहिए, उसमें तीसरी चीज है सर्विस। ओके। अल्टीमेटली आपने पैसा बना भी लिया, कोई शेयर खरीदा, पैसा बन गया, आपने मुनाफा कमा लिया, खुश हो जाएंगे, लेकिन आपको सर्विस में तो मजा आना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि यार मुझे अच्छी एडवाइस मिली है, मेरा अच्छा एग्जीक्यूशन हुआ है। कई बार लोग बात करके ब्रोकर को ऑर्डर देते हैं कि चलिए मुझे इस प्राइस में स्टॉक खरीदिए। ब्रोकर कहता है कि आज मार्केट थोड़ा खराब लगा है, सर थोड़ा रुकिए ना, मैं नीचे की प्राइस में आपको खरीद के दूंगा। यही एक एक्स्ट्रा चीज है, अच्छी सर्विस है, अच्छी एडवाइस है जो आप एक ब्रोकर से चाहते हैं। तो सर्विस और एडवाइस, इन दो चीजों पर फोकस करिए कि आपका ब्रोकर आपको क्या दे सकता है, क्या दे रहा है, आपके मनपसंद या आपकी उम्मीद से बेहतर दे रहा है। कुछ विपरीत भी होते हैं, कुछ पुशी भी होते हैं कि अरे सर खरीद ही लीजिए, इवन इफ आपकी हिम्मत नहीं है खरीदने की, फिर भी आप उनकी बातों में आ जाते हैं और पैसे लगा देते हैं। तो ऐसे ब्रोकर्स को कैसे पहचाना जाए? देखिए अल्टीमेटली सी कविता, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, पैसा आपका है, बिल्कुल, रिस्क आपकी है, रिस्क आपका है, प्रॉफिट और लॉस भी आपका है, बिल्कुल। ब्रोकर कोई कुछ भी कहे, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपना दिमाग लगा के डिसीजन लेना है, ठीक है ना। तो भाई वो तो कहेगा, उसका काम है, ब्रोकर का काम ही है। लेकिन अब सपोज कोई ब्रोकर आपको ये कहे कि आपके पास वाला फ्लैट ये बिक रहा है, बहुत अच्छा है, ले लीजिए। अगर आपको जरूरत नहीं है या आपके पास उतने पैसे नहीं है तो आप नहीं लेंगी ना, बिल्कुल सिंपल वैसे ही है। आपको आपके लिए क्या सही है वो आपको देखना है। तो ब्रोकर कुछ भी कहे, हमें हमारा देखना है। इसके अलावा एक दो चीजें और जो देखनी जरूरी कि ब्रोकर की रिसर्च कितनी बढ़िया है, और वो रिसर्च आपको किस कॉस्ट पे मिल रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है या स्पेशलाइज्ड आपके लिए रिसर्च करके देंगे लेकिन उसके लिए थोड़े पैसे लेंगे। तो ये चीज देखनी जरूरी, क्योंकि अल्टीमेटली शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने के लिए शेयर की जानकारी, बाजार की जानकारी, अच्छी रिसर्च मिलना जरूरी है ना। तो वो एक और चीज है। अब जो कॉस्ट की जो हम बात कर रहे हैं, कॉस्ट दो तरह की होती है। ब्रोकर कहेगा एक तो मैं ट्रेड आपके एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ऑर्डर ले रहा हूँ, आपका सौदा कर रहा हूँ, उसके पैसे दीजिए। उसके पैसे क्या होते हैं? ब्रोकरेज होते हैं। वो तो सिंपल थोड़ी सी होनी चाहिए, उसमें कौन सा बहुत लंबा चौड़ा काम करना है। ये आपका काम ही, एक बार आपने प्लेटफॉर्म बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, फिर आप कितने ट्रेड एग्जीक्यूट करें। तो पहली तो हो गई कॉस्ट। लेकिन कई बार जो ब्रोकर अच्छी एडवाइस देते हैं, पर्सनलाइज सर्विस देते हैं, आपके पोर्टफोलियो को, आपके शेयरों को ट्रैक करते हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा मांगेंगे। तो वो कॉस्ट कितनी मांग रहे हैं? तो जब आप ब्रोकर को पसंद कर रहे हैं, उसका चयन कर रहे हैं, तो कॉस्ट कितनी लग रही है इस पर भी जरूर देखना होगा। चलिए, तो यहाँ पर और भी कई सारी बातें हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है, लेकिन फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। पहला कदम में आज हम समझ रहे हैं इक्विटी बाजार में निवेश करने की बारीकियों को, और हमारे साथ बने हुए हैं अनिल सिंह भी। अनिल जी, हमने ब्रोकर की तो बात कर ली है, लेकिन आप ये बताइए कि अब सब ब्रोकर का भी एक वर्ड है जो हम अक्सर सुनते हैं। सब ब्रोकर का मतलब क्या होता है? देखिए, सिंपल है कि अगर किसी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और आप ये कहें कि मुझे बैंक में अकाउंट खुलवाना है, सारे के सारे लोग तो उसके हेडक्वार्टर पर जाकर एक ही जगह अकाउंट खुलवा नहीं सकते। राइट। यही वजह कि बैंक अलग अलग जगह ब्रांचेस रखते हैं। अच्छा, है ना। ठीक उसी तरह से जब एक्सचेंज ने रजिस्टर्ड मेंबर बनाकर ब्रोकर्स बना दिए, अब किसी ब्रोकर का अकाउंट मुंबई में और किसी को पानीपत, बरेली या कोटा में अकाउंट खुलवाना है, तो वो कैसे खुलवाएगा और कैसे आएगा? कम्युनिकेशन मुश्किल है, दिक्कतें हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं ब्रोकर्स कि अलग अलग जगह अपनी प्रेजेंस रखने के लिए अलग अलग तरीकों से वो वहां पर अकाउंट खोलने की, ट्रेड करने की फैसिलिटी देते हैं। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट आप खुलवाना चाहते हैं, जो डीमैट अकाउंट आप खुलवाना चाहते हैं, वो सब ब्रोकर्स के जरिए खुलवा सकते हैं। अब जैसे ब्रोकर है वैसे ही सब ब्रोकर है।
ब्रोकर के नीचे एक और लेयर आ जाएगी सब ब्रोकर। अब एक ब्रोकर चाहे जितने सब ब्रोकर रख सकता है, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं। जितना पहले हुआ करती थी जब वो सिस्टम था ना, वो फिजिकल वाला और आउटक्राई वाला सिस्टम, तब एक ब्रोकर मैक्सिमम 7 सब ब्रोकर रख सकता था। अब तो चाहिए 7 क्या 7,000 रखिए, 70,000 रखिए, 7 लाख रखिए, कोई लिमिट नहीं है। तो किसी भी आदमी के लिए उस शहर में अगर कोई सब ब्रोकर है, वो उसके पास जाए और अकाउंट खुलवा ले। अब सब ब्रोकर को ब्रोकर के साथ एग्रीमेंट करना होता है। अच्छा, ठीक है ना। अल्टीमेटली जो उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट आएगा, जो भी शेयर खरीद रहे बेच रहे हैं, जिसका जो कॉन्ट्रैक्ट आता है वो आएगा डायरेक्टली ब्रोकर से। लेकिन सब ब्रोकर एक एक्सटर्नल पार्टी। अब सब ब्रोकर कोई क्यों बनेगा? सब ब्रोकर कुछ फीस लेते हैं, या जो भी फीस क्लाइंट से ले रहे हैं, जो भी फीस इन्वेस्टर ट्रेडर से ले रहे हैं, उसमें आपस में ब्रोकर और सब ब्रोकर शेयरिंग करते हैं। ओके। तो ऐसे में अगर मैं इसको आगे समझूं तो अक्सर हम फ्रेंचाइजी और ब्रांचेस के बारे में भी जानकारियां लेना चाहते हैं। कितनी जरूरी होती है इनकी जानकारी लेना? देखिए, 2 तरीके हैं जिससे ब्रोकर अपनी प्रेजेंस पूरे देश में बढ़ाते हैं। पहला तो ये कि किसी आदमी को सब ब्रोकर बना दिया, रजिस्ट्रेशन उसका भी हो गया, सेवी में हो गया, ब्रोकर के साथ हो गया, और वो उनके बिहाफ पर वहां पर कारोबार कर रहा है। दूसरा तरीका ये कि कई ब्रोकर्स ये मानते हैं कि हम किसी को सब ब्रोकर बनाएं, अब वो सब ब्रोकर अपने क्लाइंट के साथ क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसका काम पे हमारी पूरी नजर नहीं रहती, लेकिन उसने कुछ भी गलत किया तो जिम्मेदारी हमारी आ गई। तो इससे बढ़िया क्या है? इससे बढ़िया कि हम हमारी ब्रांच ही खोल दें वहां। ओके। ब्रांच खोलने में हम हमारे एम्प्लॉयज रखेंगे, उनके थ्रू कारोबार करेंगे, तो एम्प्लॉयज पे हमारी पकड़ रहेगी, है ना, कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उसे हम अपॉइंट करते हैं, डेली बेसिस पर रिपोर्टिंग होगी। और दूसरी बात है कि सब ब्रोकर के साथ आपको ब्रोकरेज शेयर करनी होती है। अगर आप ही की ब्रांच है तो सारी की सारी ब्रोकरेज आपको आने वाली है। तो दोनों तरह के मॉडल्स है। एक आम ट्रेडर इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप सब ब्रोकर के साथ डील कर रहे हैं या इन्वेस्टर या ब्रांच के साथ। लेकिन हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी रिलेशनशिप है वहां के लोकल सब ब्रोकर के साथ में, तो वो प्रीफर करते हैं कि फिर ब्रोकर बदल जाए या सब ब्रोकर एक ब्रोकर से दूसरे ब्रोकर के पास चले जाए, हम रहेंगे इसी के साथ। तो ये एक रिलेशनशिप वाला मामला ज्यादा है। लेकिन ब्रांच और सब ब्रोकर ये 2 कॉन्सेप्ट है जिससे तमाम ब्रोकरेज हाउस अपनी प्रेजेंस को देश भर में फैलाते हैं। बिल्कुल। और चलिए अब रुक करते हैं सवाल जवाब की ओर। और हमारा पहला सवाल बर्दवान से अनिंदिता बैनर्जी का है, और ये पूछ रही हैं कि ब्रोकरेज कौन तय करता है? क्या उस मार्केट रेगुलेटर का कोई कंट्रोल होता है उस पर? अमूमन कितनी ब्रोकरेज होनी चाहिए? तो इस पर हमने वैसे विस्तार से बात तो कर ही ली है। क्या जवाब होगा अनिता के लिए? ब्रोकरेज का कोई फॉर्मूला नहीं है। राइट। ब्रोकरेज बाजार तय करता है, आप तय करते हैं, आपका ब्रोकर तय करता है। आप लोगों को आपस में डिसाइड करना है कि कितनी ब्रोकरेज देनी है, कितनी ब्रोकरेज लेनी है। अमूमन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता होगा ब्रोकरेज का जो सब चार्ज करते होंगे। कविता, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना कारोबार कर रहे हैं। जो जितना ज्यादा कारोबार करता है वो उतनी कम ब्रोकरेज के लिए नेगोशिएट कर सकता है ब्रोकर से कि मुझे कम ब्रोकरेज दीजिए क्योंकि मैं आपके साथ ज्यादा कारोबार कर रहा हूँ। जो कभी कभार एक आध ट्रेड डाल देते हैं वो क्या नेगोशिएट करेंगे, मेरा वॉल्यूम ही बहुत कम है। तो ऐसे में जो मार्केट में जनरली क्या रेट्स चल रही हैं, आप 2-3 ब्रोकर को पूछेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं अगर डेली बेसिस पर ट्रेड करना चाहता हूँ 0.1%, डिलीवरी लेना चाहता हूँ 0.25 या 0.5%। किया जा सकता? जरूरत नहीं है। ओके। मतलब उतने माइक्रो लेवल तक जाकर रेगुलेट करने की जरूरत नहीं। और आप थोड़े भी समझदार हैं तो आप ऐसा नहीं कि 1, 2, 2.5, 3%, 4%, 5% ब्रोकरेज दे देंगे। ठीक उसी तरह से आप जब दूसरी डील्स करते हैं तो आप कहते हैं ना कि अगर मैं रेंट पर फ्लैट दे रहा हूं तो 1 महीने का या आधा महीने का किराया दूंगा, या फ्लैट की डील कर रहा हूं तो आधा से 1% की ब्रोकरेज दूंगा। उसी तरह से यहाँ पर जनरली ये होता है कि जब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो 1-2 बेसिस पॉइंट से लेकर 5 से 10 बेसिस पॉइंट की रेट चलती है। जब आप डिलीवरी ट्रेड्स कर रहे हैं तो 10 बेसिस पॉइंट से लेकर 25 या 50 बेसिस पॉइंट की ये रेट्स चलती। तो जैसी भी रेट्स हैं आप तय कर लीजिए ब्रोकर के साथ। चलिए, तो आपको आपस में ही तय करना होगा कि कितनी ब्रोकरेज आपको देनी है। इसी नोट पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आगे बढ़ते हैं। पहला कदम में अगला सवाल लेते हैं हेमंत रस्तोगी का। ग्वालियर से ये सवाल पूछ रहे हैं और इनका सवाल भी आपको बताते हैं। पोजीशन काटने से क्या मतलब है, यानी इसका मतलब क्या है, ये पूछ रहे हैं। अगर आपकी पोजीशन है बाजार में वो खत्म हो रही है, उसको कहते हैं पोजीशन काटना। पोजीशन क्या है? यानी कि आपने कोई शेयर खरीदा हुआ है या आपने वायदा कारोबार में कोई ट्रेड किया हुआ है, ठीक है। अब आप वो पोजीशन काटना चाहते हैं। फर्ज करें आपने किसी एक शेयर का एक फ्यूचर खरीदा हुआ है, राइट।
अब वो फ्यूचर आप बेचना चाहते हैं तो उसको कहेंगे कि मैं मेरी पोजीशन काट रहा हूँ, या खरीदा हुआ है या बेचा हुआ है खरीदना चाहते हैं तो उसे आप कहेंगे कि मैं पोजीशन काटना चाहता हूँ। ओके। अब दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें करता है। एक तो ये कि मैं मेरी मर्जी से अपनी पोजीशन खत्म कर रहा हूँ, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मुझे लगता है कि और नीचे जा सकता है, मैंने खरीदा है, लॉस बुक कर लूंगा, या मुझे लगता है कि प्रॉफिट हो रहा है मैं कर लूँ। दूसरा तरीका है जो ज्यादा समझने की जरूरत है कि पोजीशन काटना अगर ये ब्रोकर के द्वारा हो रहा है तो और ब्रोकर आपकी पोजीशन क्यों काटेगा? राइट। क्यों कि अगर आपको ब्रोकर को कुछ पेमेंट करना है, तब पैसा देना है, या आपका मार्जिन का शॉर्टफॉल आ रहा है, यानी कि और मार्जिन की रिक्वायरमेंट आपने नहीं भरा, तो ब्रोकर आपकी पोजीशन काटेगा। ब्रोकर कहेगा कि नोटिस देगा आपको, नोटिस इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि वो लेटर आएगा 5-7 दिन में, यहाँ तो काम फटाफट हर रोज होता है तो तुरंत ही आपको देने होते हैं पैसे, अगर आ गए तो लॉस आ गया तो ब्रोकर आपको बोलेगा भाई देखिए आपका इतना पैसा बाकी है, आप दे रहे हैं ट्रांसफर करिए, नहीं कर रहे हैं तो मैं आपकी पोजीशन काट रहा हूँ, ताकि आपका जितना लॉस हुआ आपको भरना पड़ेगा, बाकी पोजीशन में आगे कैरी नहीं करूंगा। तो पोजीशन काटने से मतलब ये कि अगर आप अपनी मर्जी से काट रहे हैं प्रॉफिट या लॉस में एक अलग चीज है, लेकिन कई बार ये होता है और इसमें डिस्प्यूट्स भी होते हैं, फिर लोग झगड़ा करते हैं कि आपने क्यों काट दी पोजीशन, मैं तो दे देता था पैसा। ये सब चीजों से बचने के लिए बेहतर ये आप उतना ही निवेश करें, उतना ही ट्रेड करें जितना आपके पास कंफर्टेबली पैसा है, ताकि ये पोजीशन काटने की नौबत ना आए, न आपके द्वारा न ब्रोकर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, आगरा से संदीप श्रोत्रे का सवाल लेते हैं और ये पूछ रहे हैं कि ऑप्शन मार्केट किसे कहते हैं और ये कैसे काम करता है, आम निवेशक के लिए ये किस काम का है? ये बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा सवाल है एक्चुअली। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि क्लीयरिंग हाउस जी उसका काम क्या है कि किसी से शेयर लेना, किसी को देना, किसी से पैसा लेना, किसी और को देना। फर्ज करें आपने एक शेयर खरीदा है और वो शेयर मैंने बेचा होगा, हालांकि हमें आपस में पता नहीं है, लेकिन अगर वो मैंने बेचा होगा, आपने जब शेयर खरीदा है आपने अपने ब्रोकर को पैसा ट्रांसफर कर दिया, ब्रोकर ने आगे दे दिया एक्सचेंज को, क्लीयरिंग हाउस को, ठीक है, आपका काम हो गया। मैंने शेयर बेचा, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे शेयर देना है। राइट। अब किसी भी रीजन से मैं शेयर नहीं दे पाया, या तो मेरे पास था नहीं गलती से बेच दिया, या मैं डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप साइन नहीं कर पाया, या मेरा डीपी एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, या मेरे साइन वाइन कुछ गलत थे, कोई भी 50 रीजन हो सकते थे। मैं सोच रहा था मैं कल सुबह बॉम्बे आ जाऊंगा, साइन कर दूंगा, मैं आया ही नहीं। 50 रीजन हो सकते हैं नहीं दे पाने के, ठीक है ना, लेकिन कुल मिलाकर मेरी डिलीवरी नहीं गई। राइट। ठीक है, अब क्या होगा, कविता जी तो कहेंगी कि मैंने तो पैसे दे दिए, मुझे शेयर ला के दो। मैं कहूंगा भाई मैं तो दे नहीं पाया। अब यहां पर क्लीयरिंग हाउस का रोल आता है। क्लीयरिंग हाउस क्या कहेगा कि जितने शेयर कम आए किसी भी वजह से, किसी भी इन्वेस्टर से, ट्रेडर से, वो ऑक्शन किए जाएंगे। और ऑक्शन में क्या होगा, मार्केट का कोई भी पार्टिसिपेंट, कोई भी, वो ऑक्शन में शेयर बेच सकता है। अब होता है कि जनरली मार्केट प्राइस से ऑक्शन प्राइस हायर रहती है, ऊपर रहती है, ताकि आपको हायर प्राइस पर बेचने का मौका मिले। तो जो आदमी जिसने समय पर शेयर नहीं दिए उसे पेनल्टी लगेगी, थोड़ा महंगे भाव में उसके लिए शेयर आएगा, वो शेयर आपको मिल जाएगा। तो जो इस तरह के जो ट्रेड होते हैं उसे कहते हैं ऑक्शन मार्केट। और ये काम स्टॉक एक्सचेंज का है कि एक ऑक्शन, अगर जहां भी डिलीवरी कम आ रही है, किसी भी रीजन से नहीं मिली है, उन्हें ऑक्शन करे, ऑक्शन में वो शेयर हासिल करे और जिन्हें मिलने चाहिए उन्हें दे। एक और इसमें फॉर्मूला है, वो ध्यान में रखने की बात है। कई बार क्या होता है कि ऑक्शन में भी शेयर नहीं मिल पाए, वैसा भी होता है, पॉसिबल है। तो फिर एक फॉर्मूला होता है एक्सचेंज का कि जब से आपने ट्रेड किया तब से लेकर जो कुछ भी हाईएस्ट प्राइस रही है उस शेयर की पिछले 3 दिनों में, 4 दिनों में, उस हाईएस्ट प्राइस से भी 20% और एडिशनल उतनी पेनल्टी लगेगी जिसने शेयर बेचा, शेयर नहीं दिए, और वो फायदा जिसने खरीदा उसको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश से नमिता सक्सेना खरगोन का सवाल लेते हैं। डिविडेंड और बोनस में क्या फर्क है, जानना चाहती हैं। ये इंटरेस्टिंग है। जनरली हम प्रेफर ये करते हैं कि हमें बोनस मिले, जैसे कि हम एक एम्प्लॉय के तौर पर बोनस मिलते हैं तो क्या होता है, हमारे अकाउंट में ज्यादा पैसे आते हैं। लेकिन शेयर मार्केट का बोनस थोड़ा सा अलग है कविता। शेयर मार्केट में पहले डिविडेंड समझा दूं। डिविडेंड क्या होता है, कंपनियां अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स में बांटती है, ठीक है, जरूरी नहीं कि सारा का सारा पैसा बांट ले, हर साल थोड़ा थोड़ा, और उस जो पैसे बांटने की प्रोसेस है उसे कहते हैं डिविडेंड। तो
आपके पास जितने शेयर हैं और जितना % डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है उतना डिविडेंड आपको मिल जाएगा, यानी कि आपके अकाउंट में कैश आ जाएगा, आपको चेक आएगा। और आजकल तो अगर आपने, हाँ एक और बात यहाँ पे डिविडेंड से याद है कि अगर आपने आजकल जब आप डीमेट अकाउंट खोलते हैं, आप अपने डीमेट अकाउंट से अपने एक बैंक अकाउंट को लिंक कर दीजिए, वहां पर उसकी डिटेल दे दीजिए, डायरेक्टली आपके अकाउंट में डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा। पहले की तरह जरूरी नहीं कि चेक आया नहीं, फॉलो अप करो, बैंक में डालो, तो ये सारी फैसिलिटीज है। तो डिविडेंड आ गया आपको। डिविडेंड का मतलब आपके अकाउंट में कैश आ रहा है, पैसा मिल रहा है। लेकिन शेयर बाजार में बोनस का मतलब कुछ अलग है, इसमें यहाँ कैश नहीं आता। बोनस में ये होता है कि आपको और शेयर्स मिलते हैं। कैसे? कि अगर आपके पास कोई शेयर है और कंपनी ने बोनस इशू किया, कंपनी कहेगी इस पर्टिकुलर डेट को आपके पास शेयर अगर हैं तो आपको इस पर और एडिशनल शेयर बोनस मिलेंगे। तो शेयर के साथ आपको और शेयर मिलते हैं। वो अलग बात है कि जब आपको शेयर मिल जाते हैं तो जो पुराने शेयर हैं उनके भाव थोड़े से कम होते हैं, लेकिन जनरली माना जाता है कि वही कंपनियां शेयर देती है, बोनस देती हैं जो मजबूत है, जिनकी बैलेंस शीट अच्छी है, जिनके पास रिजर्व्स हैं और वो रिजर्व्स में से बोनस देते हैं। तो इसलिए एक सेंटीमेंट के लिहाज से अच्छा माना जाता है। अदरवाइज वैसे फ्रेंकली देखें तो बोनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोनस आपको मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही बढ़ जाते हैं और प्रोपोर्शनेटली प्राइस कम हो जाती है। लेकिन सेंटीमेंट के लिहाज से वही कंपनियां बोनस दे सकती है जो मजबूत है, इसलिए फिर क्या होता है धीरे धीरे शेयर के दाम वापस बढ़ने लगते हैं। तो ये बोनस और डिविडेंड में फर्क है। तो ज्यादा अहम एक आम इन्वेस्टर के लिए क्या है, उन कंपनियों पर नजर रखे जो रेगुलरली आपको डिविडेंड दे रही है और अच्छा देती है, और जो रेगुलरली बोनस दे रही है वो भी कंपनियां अच्छी है, लेकिन डिविडेंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली। चलिए, तो यहाँ पर सवाल जवाब के सिलसिले के साथ आज के शो को भी यहीं खत्म करते हैं, लेकिन पहला कदम के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते लौटेंगे कुछ और नए टॉपिक के साथ। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।